हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रिजॉइस एजुकेशन। हम हमारे 8th स्टैंडर्ड सीबीएसई के टेक्स्ट बुक पे हैं आर पास पार्ट 3 और हम उसका थर्ड चैप्टर ले रहे हैं रूलिंग द कंट्री साइड। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स इस चैप्टर में क्या है। द कंपनी बिकम्स द दीवान। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो दीवान बन जाती है। चलिए देखते हैं कैसे। ऑन अगस्त 1765 द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी एज द दीवान ऑफ बंगाल। ये जो मुगल एम्परर है वो 12 अगस्त 1765 को ईस्ट इंडिया कंपनी दीवान ऑफ बंगाल बना लेते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को। द एक्चुअल इवेंट मोस्ट प्रॉब्ली टुक प्लेस इन रॉबर्ट क्लाइव्स टेंट विद अ फ्यू इंग्लिशमैन एंड इंडियंस एट विटनेस। तो इसके विटनेस करने के लिए कौन कौन थे स्टूडेंट्स? इंडियंस थे और फ्यू इंग्लिशमैन थे, और ये इवेंट होता है रॉबर्ट क्लाइव के टेंट के अंदर। बट इन द पेंटिंग अबव द इवेंट इज शोन एज अ मेजेस्टिक ओकेजन टेकिंग प्लेस इन अ ग्रैंड सेटिंग। ठीक है, लेकिन वो जो पेंटिंग ऊपर दिया है वहाँ पे दिखाया गया है कि ये इवेंट जो हुआ है वो काफ़ी बड़े ज़ोरों शोरों से हुआ है और काफ़ी शोर शराबे के साथ हुआ है। द पेंटर वॉज कमीशनड बाई क्लाइव टू रिकॉर्ड द मेमोरेबल इवेंट्स इन क्लाइव्स लाइफ। तो स्टूडेंट्स बात ये थी कि ये जो पेंटर था जिसने वो तस्वीर पेंट की थी उसे कमीशन यानी उसे पैसे खिलाए गए थे क्लाइव से, ताकि वो अच्छी अच्छी यादें क्लाइव की दिखाई जाएं। द ग्रांट ऑफ दीवानी क्लियरली वॉज वन सच इवेंट इन ब्रिटिश इमेजिनेशन। द ग्रांट ऑफ दीवानी एक बहुत ही अच्छा इमेजिनेशन का एक इवेंट है जो हम यादगार अभी भी याद रखते हैं। As Diwan, the company became the chief financial administrator of the territory under its control. So as Diwan, जो कंपनी है वो चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर बन जाती है पूरी टेरिटरी की, और पूरा कंट्रोल उनके पास आ जाता है। Now it had to think of administrating the land and organizing its revenue resources. अभी उन्हें ये सोचना था कि ये जो लैंड उनको मिला है उसे सही तरह से इस्तेमाल कैसे करेंगे, और जो पैसे उस लैंड से आएंगे उसे हम कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, ताकि जो कंपनी के जो एक्सपेंसेस आगे जाके होंगे उसे हम कैसे मीट कर पाए। A trading company had also to ensure that it could buy the products it needed and sell what it wanted. और वही ट्रेडिंग कंपनी को ये भी निश्चित करना था कि वो प्रोडक्ट्स खरीदे और वो बेचे भी जो वो बेचना चाहते हैं। Over the years, the company also learned that it had to move with some caution. और जैसे जैसे साल बीतते गए वैसे कंपनी को पता चला कि उन्हें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। Being an alien power, it needed to pacify those who in the past had ruled the countryside and enjoyed authority and prestige. तो बता रहे ये जो पावर उनको मिला था वो तो एलियन यानी जान पहचान वाला नहीं था, इसलिए उन्हें उन्हें उन लोगों तक पहुंचाना था ये पावर। पैसिफाई यानी कि पहुंचाना, जो पहले रूल कर चुके हैं कंट्री साइड, यानी जो किंग्स हैं और जो उनके अंडर काम करते हैं उन सब तक ये रूल पहुंचाना था जो अथॉरिटी और प्रेस्टीज एंजॉय कर रहे थे। Those who had held local power had to be controlled, but they could not be entirely eliminated. तो लोकली जो किंग और महाराजा थे उनको कंट्रोल करना पड़ता था, उन्हें एंटायरली एलिमिनेट यानी उनको निकाला या दरखास्त नहीं किया जा सकता था, एक रीज़न की वजह से, क्योंकि लोग जो हैं वो दंगे करते। हाउ वॉज दिस टू बी डन? In this chapter, we will see how the company came to colonize the countryside, organize revenue resources, redefine the rights of people, and produce the crops it wanted. कैसे कंपनी ने कोलोनाइज किया पूरे कंट्री को, रेवेन्यू अपने लिए कैसे बढ़ाया, ठीक है, और लोगों के जो राइट्स है उसे कैसे बदला, और कैसे क्रॉप्स प्रोड्यूस किया जो वो प्रोड्यूस करना चाहते थे। Revenue for the company. The company had become the Diwan, but it still saw itself primarily as a trader. लेकिन वो अपने आप को एक ट्रेडर की तरह ही देखते थे। It wanted a large revenue income, but was unwilling to set up any regular system of assessment and collection. उनको बहुत बड़े पैसे तो चाहिए थे, बहुत पैसा चाहिए था उनके ट्रेड से, लेकिन वो ऐसा कोई रेगुलर सिस्टम सेटअप नहीं करना चाहते थे जिससे उनके पैसे की कोई देखभाल करे या फिर कंट्री का भला हो। The effort was to increase the revenue as much as it could and buy fine cotton and silk cloth as cheaply as possible. Within 5 years, the value of goods bought by the company in Bengal doubled. 5 साल में जो value of goods कंपनी ने लिए थे वो बंगाल में डबल हो गए। Before 1865, the company had purchased goods in India by importing gold and silver from Britain. और कंपनी ने क्या किया था, इंडिया से गुड्स खरीदे थे और क्या इंपोर्ट करके गोल्ड एंड सिल्वर इंपोर्ट करके ब्रिटेन से। नाउ द रेवेन्यू कलेक्टेड इन बंगाल कुड फाइनेंस द परचेज ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट। और अब ये जो रेवेन्यू
ऑन क्या था स्टूडेंट्स, उस रेवेन्यू से वो फाइनेंस यानी कि सहूलियत दे पा रहे थे गुड्स एंड सर्विसेज को, जो गुड्स एंड एक्सपोर्ट को जो उन्होंने परचेज कर रखा था. Soon it was clear that the Bengal economy was facing a deep crisis. इस वजह से बंगाल इकोनॉमी में बहुत हड़ताल मच गई. Artisans were deserting villages since it was being forced to sell their goods to the company at low prices. जो आर्टिसंस थे वो डेजर्टिंग विलेज यानी वो अपना घर छोड़ के गांव छोड़ के जा रहे थे क्योंकि उनको फोर्स किया गया उनके गुड्स बेचने के लिए कंपनी को एट लोअर प्राइसेस, कम दामों में. Peasants were unable to pay the dues that were being demanded from them. और peasants जो थे वो ड्यूज पे करने को रेडी नहीं थे क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी डिमांड कर रही थी. Artisanal production was in decline and agricultural cultivation showed signs of collapse. और artisanal production घटते गया और agricultural cultivation भी collapse यानी कि ढसते गया क्योंकि ज़्यादा दामों में बनाए गए गुड्स कम दामों में बेचे जा रहे थे. Then in 1770 a terrible famine killed 10 million people in Bengal. एक famine यानी कि जैसे कोरोना वायरस फैल गया था वैसे एक फेमाइन फैल गया था जिसमें 10 मिलियन पीपल की जाने गई बंगाल में. अबाउट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन वाज वाइप आउट. 1/3 पॉपुलेशन वाइप्ड आउट यानी कि मर गया था. Okay students, we are on page number 28. The need to improve agriculture. If the economy was in ruins, could the company be certain of its revenue income? अगर इकोनॉमी ढसते जा रही थी तो कंपनी को क्या प्रॉफिट हो सकता था? Most company officials began to feel that investment in land had to be encouraged and agriculture had to be improved. और most of the company officials को लगा कि हमें इन्वेस्ट करना चाहिए लैंड के ऊपर ताकि एग्रीकल्चर अच्छा हो पाए. How was this to be done? After 2 decades of debate on the question, the company finally introduced the permanent settlement in 1793. 2 decades यानी 20 साल तक लड़ने के बाद उन्होंने डिक्लेयर किया परमानेंट सेटलमेंट इन 1793. By the terms of the settlement, the Rajas and Takildars were recognized as zamindars. जो राजा और तकीलदार होते थे उन्हें ज़मींदार बना दिया गया. They were asked to collect rent from the peasants and pay revenue to the company. उन्हें ये बताया गया कि आप रेंट कलेक्ट करो पेजेंट से और रेवेन्यू पे करो कंपनी को. पैसे जो रेवेन्यू यानी कि प्रॉफिट. The amount to be paid was fixed permanently, that is, it was not to be increased ever in future. और ये जो पैसे थे वो फिक्स रहते थे, उतने पैसे देने ही हैं और आगे जाके उसे चेंज नहीं होना पड़ा. It was felt that this would ensure a regular flow of revenue into the company's coffers and at the same time encourage the zamindars to invest in improving the land. तो इसे ये तरकीब उन्हें लगाई कि ये जो रेंट से पैसे आएंगे उससे रेवेन्यू आता रहेगा कंपनी को और फिर क्या होगा ज़मींदार भी एनकरेज यानी लोगों को बोलेंगे कि अपने लैंड में इन्वेस्ट करो. Since the revenue demanded of the state would not be increased, the zamindar would benefit from increased production from the land. ठीक है, जो रेवेन्यू के जो डिमांड थे स्टेट के वो नहीं बढ़ रहे थे लेकिन ज़मींदार जो बेनिफिट यानी आमदनी उनको मिलती लैंड प्रोडक्शन से वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती. The problem. The permanent settlement, however, created problems. Company officials soon discovered that the zamindars were in fact not investing in the improvement of land. The revenue that has been fixed was so high that the zamindars would find it difficult to pay. तो परमानेंट सेटलमेंट में प्रॉब्लम्स भी आए स्टूडेंट्स. ये जो कंपनी ऑफिशियल्स है उनको पता चला कि ज़मींदार जो है वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे लैंड को इम्प्रूव करने के लिए क्योंकि ये जो पैसे आ रहे थे जो फिक्स्ड पैसे आ रहे थे कंपनी को वो इतने ज़्यादा थे कि ज़मींदार को मुश्किल हो रहा था कुछ भी लैंड में चेंजेस करने के लिए, बदलाव लाने के लिए. एनी वन हु फेल टू पे द रेवेन्यू लॉस्ट इज ज़मींदार. ठीक है, जो अब पैसे नहीं पे करता था वो अपनी ज़मींदारी खो देता था. न्यूमरस ज़मींदार्स वर सोल्ड ऑफ एट ऑक्शंस ऑर्गेनाइज्ड बाय द कंपनी. बहुत सारे ज़मींदारी को वैसे ही बेचा गया क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे. ऑक्शन किया गया, कंपनी से ऑर्गेनाइज किया गया ऑक्शन में. By the first decade of the 19th century, the situation changed. 19th century के first decade में situation थोड़ी बदली. The prices in the market rose and cultivation slowly expanded. और जो prices थे market में वो बढ़ गए और उसका cultivation बढ़ते गया. This mean an increase in the income of the zamindars, but no gain for the company since it could not increase the revenue demand that has been fixed permanently. इसका मतलब ये था कि ज़मींदार की इनकम में बहुत
तेज़ी से बढ़ताव हुई, लेकिन कंपनी में कुछ बढ़ताव नहीं हुई, क्योंकि जो रेवेन्यू डिमांड की गई थी कंपनी से वो तो फिक्स थी, उसमें तो बदल चेंजेस नहीं आने वाले थे। Even then, the zamindars did not have an interest in improving the land. फिर भी जमींदार को इंटरेस्ट नहीं था लैंड को इम्प्रूव करने में. Some had lost their lands in the earlier years of the settlement. Others now saw the possibility of earning without the trouble and risk of investment. कुछ लोग तो खो चुके थे पहले ही अपने सेटलमेंट से, लेकिन अभी जो थे उनको पॉसिबिलिटी नहीं लग रही थी कि कुछ पैसे आएंगे, और वो रिस्क भी नहीं लेना चाहते थे ऑफ इन्वेस्टमेंट का. As long as the zamindars could give out the land to tenants and get rent, they were not interested in improving the land. ज़मींदार अपना अपना जो लैंड रहता था वो टेनेंट्स को देते थे रेंट लेने के लिए, लेकिन उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था कि वो लैंड को इम्प्रूव किया जाए या उसकी क्वालिटी सुधारी जाए. On the other hand, in the villages, the cultivator found the system extremely oppressive. लेकिन villages में जो cultivator यानी कि जो धान पकाता था उनको ये काफ़ी गंदा लगा, ये प्रोसेस काफ़ी अजीब लगा. द रेंट ही पे टू द ज़मींदार वॉज हाई एंड हिज राइट ऑन द लैंड वॉज इनसिक्योर. ज़मींदार को जो रेंट वो पे करते थे वो काफ़ी ज़्यादा था, और उनका जो राइट था उस लैंड के प्रति वो काफ़ी इनसिक्योर यानी कम था. टू पे द रेंट ही हैड टू ऑफन टेक अ लोन फॉर द मनी लेंडर. और तो रेंट पे करने के लिए उनको लोन लेना पड़ता था ज़मींदार मनी लेंडर से. एंड व्हेन ही फेल्ड टू पे द रेंट ही वाज एविक्टेड फ्रॉम द लैंड ही हैड कल्टिवेटेड फॉर जनरेशंस. और अगर वो पैसे नहीं पे कर पाते थे तो उनको निकाला जाता था उसी लैंड से जो लैंड उन्होंने जनरेशंस तक कल्टिवेट किया था, पुश्तों तक कल्टिवेट किया था. अ न्यू सिस्टम इज डिवाइज्ड. By the early 19th century, many of company officials were convinced that the system of revenue had to be changed again. ठीक है, 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में बहुत सारे कंपनी ऑफिशियल्स को लगा कि नहीं, अभी इस रेवेन्यू का सिस्टम वापस से चेंज करना पड़ेगा. How could revenues be fixed permanently at a time when the company needed more money to meet its expenses of administration and trade? हम ऐसा कैसे कर सकते हैं कि रेवेन्यू को फिक्स कर दे परमानेंटली इस टाइम पे जहाँ पे कंपनी को सबसे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है ताकि वो अपने एक्सपेंसेस मीट कर पाए एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेड के. In the northwest provinces of the Bengal Presidency, most of this area is now in Uttar Pradesh. An Englishman called Holt Maxsees devised the new system which came into effect in 1822. So northwest provinces Bengal Presidency के Englishman में Holt मैकेंजी ने डिवाइस किया एक नया सिस्टम जो इफेक्ट में आया 1822 में. He felt that the village was an important social institution in North Indian society and needed to be preserved. उन्हें ऐसा लगा कि विलेज जो है, गांव जो है, वो काफ़ी ज़रूरी होगा सोशल इंस्टीट्यूशन के लिए और इन नॉर्थ इंडिया सोसाइटी, और उसे संभाल के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Under his directions, collectors went from village to village, inspecting the land, measuring the fields, and recording the customs and rights of different groups. उनके होते हुए कलेक्टर्स गांव से गांव भटकते रहे, लैंड को इंस्पेक्ट किया उन्होंने, फील्ड की लंबाई और चौड़ाई देखी, उनके कस्टम्स देखे, क्या क्या पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, और कौन से राइट्स डिफरेंट ग्रुप्स को हैं. The estimated revenue of each plot within a village was added up to calculate the revenue that each village mahal had to pay. और एस्टिमेटेड रेवेन्यू हर प्लॉट का एक विलेज में ऐड किया जाता था कैलकुलेट करने के लिए जो रेवेन्यू यानी इनकम जनरेट होगा उस पर्टिकुलर विलेज, जिसे हम महल कहा जाता था, पे करना रहता था. दिस डिमांड वॉज टू बी रिवाइज पीरियोडिकली. और ये डिमांड हर पीरियोडिकली यानी हर छोटे छोटे टाइम में, हर एक हफ्ते में या हर एक महीने में की जाती थी. नॉट परमानेंटली फिक्स्ड. The charge of collecting the revenue and paying it to the company was given to the village headman. और यही चार्ज था रेवेन्यू कलेक्ट करने का और कंपनी को पे करने का विलेज के हेडमैन को दिया गया था, rather than the ज़मींदार के बदले विलेज के हेडमैन को दिया गया था. दिस सिस्टम came to be known as the मलवारी सेटलमेंट, और इसे मलवारी सेटलमेंट भी कहा जाता है. The Monroe system in the British territories. In the south there was a similar move away from the idea of permanent settlement. ठीक है, ब्रिटिश टेरिटरीज में साउथ में एक ऐसी सिमिलर आइडिया थी जो परमानेंट सेटलमेंट को एग्री नहीं करती थी. द न्यू सिस्टम दैट वाज डिवाइस केम टू बी नोन एज द रयतवर, जिसे रयतवारी भी कहा जाता है. ओके, इट वाज tried on a small scale by कैपिटल अलेक्जेंडर रीड. ठीक है, और छोटे स्केल में कैपिटल अलेक्जेंडर रीड ने ट्राई किया था इन सम ऑफ द एरियाज दैट वर टेकन ओवर बाय द कंपनी आफ्टर द वॉर्स विद टीपू सुल्तान. ठीक है, कोई कुछ छोटे मोटे एरियाज में जो कंपनी ने ले रखे थे टीपू सुल्तान के वॉर के बाद.
Subsequently developed by Thomas Munro, this system was gradually extended all over South India. पूरे South India में ये system extend किया गया था. Reed and Munro felt that in the south there were no traditional zamindars. South में कोई traditional zamindars नहीं थे. The settlement, they argued, had to be made directly with the cultivators, जिन्हें ryots भी कहा जाता है, who had titled the land for generations, जिन्होंने titled यानी कि जिन्होंने generations तक land को संभाला है. Their fields had to be carefully and separately surveyed before the revenue assessment was made. उनकी फील्ड को ध्यान से सर्वे करना पड़ता था उनका, और तब देखना पड़ता था कि रेवेन्यू आएगा या नहीं. Munro thought that the British should act as a paternal father figures protecting the rights under their charge. ठीक है, तो उन्हें एक पैटर्नल फादर फिगर की तरह माना गया जो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं उनके चार्ज में. All was not well. Within a few years after the new system were imposed, it was clear that all was not well with them. तो थोड़े ही साल में जब वो नया सिस्टम लाया गया तब कुछ चीज़ें क्लियर नहीं थी, अच्छी नहीं थी. Driven by the desire to increase the income from land, revenue officials fixed too high a revenue demand. ठीक है, सो उनको कंपनी का डिज़ायर ये था, मांग ये थी कि लैंड के ऊपर जो इनकम आता है उसे बढ़ाया जाए. तो रेवेन्यू ऑफिशियल्स ने काफ़ी हाई रेवेन्यू डिमांड कर रहे थे वो. Peasants were unable to pay, riots fled the countryside and villages became deserted in many regions. और ये जो peasants है उनको पे करने को मुश्किल हो रही थी. riots यानी दंगे फसाद होने लग गई पूरी कंट्री में, और villages को अपना घर खाली करना पड़ा. इस वजह से पूरा रीजन क्या हो गया था, deserted यानी खाली. Optimistic officials had imagined that the new system would transform the peasants into rich enterprising farmers, but this did not happen. तो ऑफिशियल्स को लगा था कि ये नए सिस्टम से पेजेंट जो है वो काफ़ी अमीर बन जाएंगे, अमीर फार्मर्स बन जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ. क्रॉप्स फ्रॉम यूरोप. The British also realized that the countryside could not only yield revenue, it could also grow the crops that Europe required. ब्रिटिश ने ये भी रियलाइज़ किया कि कंट्री साइड रेवेन्यू ही नहीं मिल सकता, लेकिन वो क्रॉप्स भी ग्रो कर सकते हैं जो यूरोप को रिक्वायर्ड है. By the late 18th century, the company was trying its best to expand the cultivation of opium and indigo. Opium and indigo का cultivation चालू करने की कोशिश की इंडिया में, क्योंकि यूरोप में वो नहीं मिलता था. In the century and a half that followed, the British persuaded or forced cultivators in various parts of India to produce other crops. Jute in Bengal, tea in Assam, sugarcane in United Provinces, now Uttar Pradesh, wheat in Punjab, cotton in Maharashtra and Punjab, rice in Madras. So century इस सेंचुरी में ब्रिटिशों ने क्या किया, परस्यूड यानी कि उनसे ज़बरदस्ती करके उनको फोर्स किया कल्टीवेटर्स को कि अलग अलग प्रांतों के इंडिया में प्रोड्यूस किया जाए कॉटन. जैसे जूट बंगाल में, टी आसाम में, शुगर केन उत्तर प्रदेश में, वीट पंजाब में, कॉटन महाराष्ट्र पंजाब में, एंड राइस मद्रास में. हाउ वॉज दिस डन, कैसे किया उन्होंने ये? द ब्रिटिश यूज्ड अ वेराइटी ऑफ मेथड्स टू एक्सपांड द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स दैट दे नीडेड. Let us take a closer look at the story of one such crop, one such method of production. यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे फिगर 5 में दिया है कलमकरी प्रिंट 20th सेंचुरी इंडिया और अमोरिस कॉटन प्रिंट लेट 19th सेंचुरी. ये दोनों प्रिंट्स दिए हैं, कितना बड़ा डिफरेंस दिख रहा है आपको, और ऐसे प्रिंट्स दिखते थे. Does color have a history? Figure 5 and figure 6 are two images of cotton prints. The image on the left, figure 5, shows a kalamkari print created by weavers of Andhra Pradesh in India. On the right is a floral cotton print designed and produced by William Morris, a famous poet and artist of 19th century Britain. So figure 5 का जो ये है स्टूडेंट्स, ये इंडिया में बनाया गया था, और ये फिगर 6 का मॉरिस ने बनाया है लेट 19th सेंचुरी में इंग्लैंड में. There is one thing common in the two prints. Both use a rich blue color commonly called indigo. दोनों rich blue color use करते हैं जिसका नाम है indigo. Do you know how this color was produced? The blue that you see in these prints was produced by a plant called indigo. It is likely that the blue dye used in the Morris prints in 19th century ब्रिटेन वॉज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम इंडिगो प्लांट्स कल्टिवेटेड इन इंडिया. ये जो प्रिंट का जो कलर था वो कल्टिवेट कहाँ हुआ था स्टूडेंट्स? वो मैन्युफैक्चर इंडिगो प्लांट से हुआ था जो कल्टिवेट इंडिया में हुआ था. फॉर इंडिया वॉज द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ इंडिगो इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम. वाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो? इंडियन इंडिगो की डिमांड क्यों थी?
द इंडिगो प्लांट ग्रोज प्राइमरीली इन द ट्रॉपिक्स। इंडिगो जो प्लांट है वो ट्रॉपिकल एरियाज में ग्रो होता है। बाय द 13th सेंचुरी इंडियन इंडिगो वॉज बीइंग यूज्ड बाय क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स इन इटाली। इटली में यूज़ होता था 13th सेंचुरी तक स्टूडेंट्स। फ्रांस एंड ब्रिटेन टू डाई क्लॉथ, क्लॉथ को डाई करने के लिए। However, only small amount of Indian indigo reached the European market and its price was very high. बहुत ही छोटे अमाउंट का इंडिगो यूरोपियन मार्केट तक पहुंचता था और उसकी प्राइस बहुत हाई थी। यूरोपियन क्लोथ मैन्युफैक्चरर्स therefore had to depend on another plant called woad to make violet and blue dyes. तो यूरोपियन क्लोथ मैन्युफैक्चरर्स को अलग प्लांट पे डिपेंड करना पड़ता था, जिसे वोक, वॉयलेट और ब्लू डाई बनाने के लिए। Being a plant of the temperature zones, wood was more easily available in Europe. wood बहुत easily available हो जाता था यूरोप में क्योंकि उसका टेम्परेचर काफ़ी अलग था। It was grown in northern Italy, southern France and in parts of Germany and Britain. Worried by the competition from indigo, wood producers in Europe pressurized their governments to ban the import of indigo. ठीक है, तो कंपटीशन इंडिगो इंडिया से था उनका, क्योंकि इंडिगो सबसे हाईएस्ट प्रोड्यूस करता था इंडिया। और वोड प्रोड्यूसर्स जो थे यूरोप के, वो भी ब्लू कलर इंडिगो कलर प्रोड्यूस करते थे। तो प्रेशराइज यानी दबाव डालने लगे गवर्नमेंट को तो कि इंडिगो को बैन किया जाए और उनका जो वोड कलर है उसे खरीदा जाए या बेचा जाए। क्लोथ डाइज however preferred indigo as a dye, लेकिन क्लोथ डायर्स हमेशा इंडिगो प्रेफर करते थे डाई करने के लिए। इंडिगो प्रोड्यूस्ड अ रिच ब्लू कलर whereas the dye from wood was pale and dull. इंडिगो का से रिच ब्लू कलर आता था लेकिन डाई वुड से पेल और डल कलर आता था। By the 17th century, European clothes producers persuaded their governments to relax the ban on indigo import. 17th century में यूरोपियन क्लोथ प्रोड्यूसर्स परस्यूड यानी उन्हें प्रेशराइज किया गवर्नमेंट को कि टू रिलैक्स द बैन ऑन इंडिगो इम्पोर्ट, कि इंडिगो इम्पोर्ट को अभी आपको नहीं लेना है क्योंकि ये बहुत महंगा मिल रहा है। The French began cultivating indigo in Saint Dominique in the Caribbean islands. The Portuguese in Brazil, the English in Jamaica and the Spanish in Venezuela. Indigo plantations also came up in many parts of America. Plantations का मतलब है एक बड़ा सा फार्म जहाँ पे इंडिगो ग्रो किया जाता है स्टूडेंट्स। By the end of the 18th century, the demand for Indian indigo grew further. Britain began to industrialize and its cotton production expanded dramatically. ब्रिटेन का इंडस्ट्रियलाइजेशन चालू हो गया था और उनका कॉटन प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था, creating an enormous new demand for cloth dyes. While the demand for indigo increased, its existing supplies from the West Indies and America collapsed for a variety of reasons. इंडिगो का जैसे डिमांड बढ़ रहा था वैसे उसका जो सप्लाई था वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका से वो घटते जा रहा था अलग अलग कारणोंवश। Between 1783 and 1789, the production of indigo in the world fell by half. Cloth dyers in Britain now desperately looking for new sources of indigo supply. तो क्लोथ डायर्स जो ब्रिटेन में थे अभी वो हक्का बुक्का हो गए और वो नए सोर्सेज इंडिगो के ढूंढने लग गए। फ्रॉम वेयर कुड दिस इंडिगो बी प्रोड्यूस, ये इंडिगो कहाँ से प्रोड्यूस किया जाए। ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया. Faced with the rising demand for indigo in Europe, the company in India looked for ways to expand the area under indigo cultivation. जैसे इंडिया को पता चला कि इंडिगो का डिमांड काफ़ी बढ़ रहा है यूरोप में, कंपनी इन इंडिया ने क्या किया, उन्होंने तरीके ढूंढने की कोशिश की कि इंडिगो को कल्टिवेशन कैसे हो और उसको कैसे यूरोप तक पहुंचाया जाए। From the last decades of the 18th century, indigo cultivation in Bengal expanded rapidly and Bengal indigo came to dominate the वर्ल्ड मार्केट। और बंगाल का इंडिगो है वो डोमिनेट करता गया वर्ल्ड मार्केट को, यानी कब्जा करता गया पूरा वर्ल्ड मार्केट। In 1788, only about 30% of the indigo imported in Britain was from India. 1788 में सिर्फ 30% इंडिगो इम्पोर्ट किया गया था ब्रिटेन से जो इंडिया का था। By 1810, the proportion had gone up to 95%. 1810 तक वो proportion हो गया था 95%. As the indigo trade grew, commercial agents and officials of the company began investigating in indigo production. जैसे इंडिगो ट्रेड बढ़ता गया और कमर्शियल एजेंट्स एंड ऑफिशियल्स को पता चला कंपनी के कि अरे इंडिगो का प्रमाण काफ़ी बढ़ गया है, तो वो इन्वेस्ट यानी पैसा डालने लगे इंडिगो प्रोडक्शन में। Over the years, many company officials left their jobs to look after their indigo business. बहुत सारे कंपनी के ऑफिशियल्स थे जिन्होंने अपना जॉब छोड़ा और वो इंडिगो बिजनेस में ध्यान देने लग गए। Attracted by the prospect of high profits, numerous Scotsmen and Englishmen came to India and became planters. और यही इसी से अट्रैक्ट होके बहुत सारे हाई प्रॉफिट कमाने के चक्कर में
Scotsmen और Englishmen इंडिया आए और they became the planters of indigo. Those who had no money to produce indigo could get loans from the company and the banks that they were coming up at that time. और जिनके पास पैसे नहीं होते थे वो बैंक से लोन ले लेते थे इंडिगो प्रोड्यूस करने के लिए, और फिर उसके बाद जो अवेलेबल बैंक थी वहाँ से वो लोन ले लेते थे. How was indigo cultivated? There were two main systems of indigo cultivation. One is Nij and Ryoti. Within the system of the niche cultivation, the planter produced indigo on lands that he had directly control. ठीक है. और niche system में कैसा था कि ये planter जो थे वहाँ पे indigo produce करते थे जहाँ पे उनका control होता था. He either brought the land or rented it from other zamindars and produced indigo by different employer hiring laborers. वो क्या land खरीदते थे या land rent पे लेते थे और बाकी ज़मींदारों से, और उस पर indigo produce करते थे, और बाय डायरेक्टली एम्प्लॉइंग हायर्ड लेबरर्स, और वो लेबरर्स को हायर करके यानी उनको काम पे रख के काम करवाते थे. द प्रॉब्लम विथ निच कल्टिवेशन, द प्लांटर्स फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्सपांड द एरिया अंडर निच कल्टिवेशन. और ये जो प्लांटर्स था उनको डिफ़िकल्ट हो रहा था अपना एरिया एक्सपांड करना अंडर निच कल्टिवेशन. Indigo could be cultivated only on fertile lands and these were all already densely populated. और ये जो एरियाज थे वो काफ़ी ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड थे. Only small plots scattered over the landscape could be acquired. छोटे छोटे plots जो scattered यानी बिखरे हुए होते थे लैंड पे वही acquire हो सकते थे. Planters needed large areas in compact blocks to cultivate indigo in plantations. और जो planters हैं उन्हें बड़े बड़े areas की ज़रूरत होती थी, compact blocks की ज़रूरत होती थी indigo को cultivate करने के लिए, उनको plant करने के लिए. Where could they go get such land from? They attempted to lease in the land around the indigo factory and evict the peasants from the area, but this was led to conflicts and tension. उन्होंने attempt किया land को लीज पे रखने का इंडिगो फैक्ट्री के आजू बाजू, और वहाँ पे जितने भी लोग काम करते हैं उनको वहाँ से हटाने का, लेकिन वो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट यानी वाद या टेंशन की स्थिति पैदा हो जाती थी. नॉर वॉज लेबरर ईजी टू मोबिलाइज, लेबर जो थे उनको भी वहाँ से हटाना आसान नहीं था. और लार्ज प्लांटेशन रिक्वायर अ वास्ट नंबर ऑफ हैंड्स टू ऑपरेट, बड़ा प्लांटेशन के लिए ज़्यादा लोग लगते थे. एंड लेबर वॉज नीडेड प्रिसाइसली एट दैट टाइम एंड पेजेंट्स वर यूजुअली बिजी विद द राइस कल्टिवेशन. और तो उस टाइम पे लेबर बहुत ज़रूरी हो जाता था क्योंकि जो पेजेंट्स होते थे वो तो बिजी होते थे राइस को कल्टिवेट करने के लिए. Niche cultivation on a large scale also required many plows and bullocks. बहुत सारे plows और bullock carts भी required होते थे. 1 बीघा of indigo cultivation required 2 plows. 1 बीघा का मतलब है अब a unit of land. ठीक है. So before British rule the size of the area varied. करेक्ट. तो इस वजह से 1 बीघा 1/3 ऑफ एन एकड़ का लैंड कल्टिवेट करने के लिए 2 प्लाउट्स तो लगते थे. दिस मीन दैट अ प्लांटर विद 10,000 बीघाज वुड नीड 2,000 प्लाउस. 1000 बीघाज के लिए 2000 प्लाउस लगते थे. इन्वेस्टिंग ऑन परचेज एंड मेंटेनिंग ऑफ प्लाउज वॉज अ बिग प्रॉब्लम. और प्लाउस के ऊपर इन्वेस्ट करना यानी पैसे खर्च करना और उसको मेंटेन बनाए रखना बड़ी दुविधा थी. Nor could supplies be easily got from the peasants since their plows and bullocks were busy on their rice fields. Nor could के supplies easily मिल नहीं पाते थे क्योंकि peasants plows and bullocks busy रखते थे rice plantation के लिए. Again, exactly at that time that the indigo planters needed them. जब उनको ज़रूरत होती थी indigo planters को तब उन्हें plows या फिर bullocks नहीं मिल पाते थे. Till the late 19th century, planters were therefore reluctant to expand the area under niche cultivation. इसलिए 19th century तक planters they were not very happy कि उनको उनका expand करना पड़ेगा area under niche cultivation. Less than 25% of the land producing indigo was under their system. Less than 25% land producing indigo was under their system. उनके system में सिर्फ 25% land था. The rest was under an alternative mode of cultivation, the Ryoti system.